मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्ययन की श्रृंखला में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का हम अध्ययन कर रहे थे। इसी कड़ी में मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत थे वो भी मध्यकालीन इतिहास के स्रोत हैं। इसके अलावा मुगल कालीन जो स्रोत हैं वो भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में आते हैं। मुगल कालीन भारतीय स्रोत ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये भी इसका अध्ययन करना भी अति आवश्यक हो जाता है। मुगल कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत फारसी भाषा में हैं, यानी अधिकांश जो रचनाएं हैं वो फारसी भाषा में लिखी गई हैं। इन इतिहासकारों ने मुगल सम्राटों तथा प्रांतीय शासकों तथा दरबारियों, इनके जो दरबारियों का जो अनुभव था इनका, उनके बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं बल्कि अपनी आंखों देखों घटनाओं का वर्णन भी उन्होंने किया है और अपने विचारों को बिना किसी पक्षपात के ऐतिहासिक स्रोतों में उल्लेख किया है। तो मुगल काल में अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे बाबरनामा। बाबरनामा को तुजु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका लेखक स्वयं बाबर था, उसके द्वारा लिखी गई उसकी ये आत्मकथा है और ये मुख्य रूप से इसमें स्पेस बात ध्यान रखनी है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई रचना है और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों में से माना जाता है। इस ग्रंथ के द्वारा हमें न केवल उस समय की राजनीतिक एवं ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है अपितु पर्याप्त सांस्कृतिक जानकारी भी उपलब्ध होती है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय अब्दुल रहीम खान ने किया था। उसने भारत के यानी हिंदुस्तान का विवरण देते हुए बाबर लिखता है कि बाबरनामा ये उल्लेख है कि हिंदुस्तान पहली, दूसरी और तीसरी मौसमों में स्थित है। इसका कोई भी भाग चौथी मौसम में स्थित नहीं है। ये बहुत ही अच्छा देश है। इसकी पहाड़ियाँ और नदियाँ, जंगल और मैदान, पशु और पौधे, निवासी और भाषाएं, इसकी हवाएं और बरसातें सब भिन्न प्रकार की हैं। हालांकि कई बात वो इसमें ये कहता है कि इनमें कोई प्रतिभा भी नहीं है, इनके पास अच्छे घोड़े नहीं हैं, ये भी लिखता है। और आगे वो लिखता है ये बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोना चांदी का बाहुल्य है। वर्षा ऋतु में यहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है। हिंदुस्तान में दूसरा आराम यह है कि यहाँ प्रत्येक व्यवसाय और धंधे के अगणित कारीगर मिलते हैं। इस प्रकार उसने हिंदुस्तान का विवरण दिया है। बाबरनामा में काफ़ी इतिहास की सामग्री मिलती है। इससे सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं उसके अमीरों के राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। बाबर के समकालीन शासकों में अफगानों के अतिरिक्त गुजरात, दक्खन, मालवा, बंगाल, विजयनगर एवं राणा सांगा के राज्यों की चर्चा भी की है। उसने तुर्कों एवं अफगानों की सैन्य व्यवस्था का भी वर्णन किया है। बाबरनामा से बाबर के व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में उसने अपने परिवार और अपने विरोधियों का अद्भुत चित्रण किया है। उसने अपनी आत्मकथा में मदिरापान एवं साहित्य गोष्ठियों का भी सुंदर वर्णन किया है। अपनी जो भी उसमें विशेषता है खुद की, जैसे शराब सेवन की, उसमें भी वो उल्लेख करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए बाबरनामा में कई कमियां भी पाई जाती हैं, यानी इस ग्रंथ में कुछ कमियां भी हैं। नागरिक शासन प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन इस ग्रंथ में नहीं है। युद्धों के वर्णन में भी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। पानीपत के युद्ध में उसने अपनी सेना की संख्या कम तथा इब्राहिम लोदी की अतिरंजित बताई है, जो कि अविश्वसनीय लगती है। इस युद्ध में अफगान सरदारों की गद्दारी के कारण इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, किंतु बाबर ने इन महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इनकी अवहेलना की है। इसी प्रकार राणा सांगा द्वारा बाबर को निमंत्रित करना मनगढ़ंत प्रतीत होता है। खानवा के युद्ध के समय सलहदी तंवर का विश्वासघात भी बाबर की विजय में सहायक सिद्ध हुआ, लेकिन बाबर इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता है।
दूसरा ऐतिहासिक स्रोत है तारीख़ रशीदी। इस ग्रंथ का लेखक बाबर का चचेरा भाई मिर्ज़ा हैदर है। उसने ये भी फारसी भाषा में लिखित है। उसने कामरान और हुमायूं के अधीन अनेक पदों पर कार्य किया था और हुमायूं के अनेक युद्धों में सक्रिय भाग भी लिया था। तो इस ग्रंथ में मिर्ज़ा हैदर ने बाबर के पूर्वजों एवं बाबर से संबंधित अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया है। इसके साथ साथ हुमायूं के कन्नौज के युद्ध और उसके भाइयों के संबंध के इतिहास और कश्मीर तथा तिब्बत के वृत्तांत ने भी इस ग्रंथ की उपयोगिता को अधिक बढ़ा दिया, यानी इसका भी वर्णन उन्होंने किया है। अन्य घटनाओं में भी जैसे कामरान द्वारा कंधार पर अधिकार करना, हुमायूं का पलायन तथा लाहौर में सब भाइयों का एकत्र होना इत्यादि के बारे में भी उन्होंने अपना वर्णन किया है। अन्य ग्रंथ है हुमायूंनामा। इस ग्रंथ की लेखिका हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी। अकबर के आदेश पर उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। उसने अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर बाबर और हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। हुमायूं से संबंधित घटनाओं की वह प्रत्यक्षदर्शी थी, इसलिए लेखिका ने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी लिखी हैं। और उसने मुगल हरम के जीवन तथा हुमायूं के पलायन का भी रोचक वर्णन किया है। तज़किरात उल वाक़ियात। इस ऐतिहासिक ग्रंथ का लेखक जौहर आबताबची था, यानी ये हुमायूं का निजी सेवक था। उसने भी अकबर के शासनकाल में अपनी स्मृतियों के आधार पर इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें हुमायूं के राज्यारोहण से लेकर ईरान से उसकी वापसी तथा राज्य प्राप्ति तक का विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में किया है। कानूने हुमायूनी। इस ग्रंथ का लेखक ख्वांदा मीर है। वह बाबर और हुमायूं के दरबार का एक दरबारी था। हुमायूं के आदेश से उसने इस ग्रंथ की रचना की। इसमें हुमायूं के अधिनियमों, आविष्कारों और भवनों के निर्माण का विवरण मिलता है। अगला ग्रंथ है तारीख़ शेरशाही। इस ग्रंथ का लेखक अब्बास खां सरवानी है या शेरवानी है। वह अकबर की सेवा में नियुक्त था और अकबर के आदेश पर ही उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। अफगानों के संबंध में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें तारीख़ शेरशाही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें शेरशाह है और इस्लाम शाह के समय का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसमें घटनाओं की तिथियां नहीं दी गई हैं। अकबरनामा बहुत ही महत्वपूर्ण, मुगल काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। अधिकांश एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि अकबरनामा पर टिप्पणी लिखिए। अकबरनामा और आईने अकबरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबरनामा का लेखक अकबर का प्रमुख दरबारी अबुल फैजल था। इस ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग को भी 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अकबर का जन्म, तैमूरियों की वंशावली, बाबर तथा हुमायूं के राज्य का विस्तृत विवरण, ये इस भाग में है। इसके बाद में अकबर के दूसरे भाग में अकबर के पहले पार्ट के दूसरे भाग की बात कर रहा हूँ। अकबर के सिंहासनारोहण यानी राज्यारोहण से लेकर 17वें वर्ष के मध्य तक का हाल इसमें दिया गया है। ये भाग 1596 ईस्वी तक पूरा हो गया था। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष के मध्य से लेकर 46वें वर्ष तक का इसमें उल्लेख है। अबुल फैजल अकबर का प्रमुख दरबारी ही नहीं, उसका घनिष्ठ मित्र भी था और सलाहकार भी था। वह तुर्की, अरबी, हिंदी और संस्कृत का विद्वान था। उसने राजनीति, नैतिकता, दैनिक आचार विचार और धर्म संबंधी अनेक पत्र भी उसने लिखे हैं। इतिहास के साथ साथ अकबरनामा से समकालीन राजनीति पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के साथ छोटी छोटी प्रस्तावनाएं भी इस ग्रंथ में मिलती हैं।
इस ग्रंथ से अकबर के धार्मिक विचारों और नीति के बारे में पर्याप्त ज्ञान मिलता है। अकबर ने विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करके अबुल फजल ने विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करके इस ग्रंथ की रचना की थी, जिससे ये ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ प्रतीत होता है। आइन ए अकबरी, इसका लेखक भी अबुल फजल ही है। ध्यान रखना, अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ये वास्तव में ये ग्रंथ अकबरनामा के अंतिम अध्यायों के रूप में है, लेकिन इसको अलग ग्रंथ भी मानते हैं। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। अकबर की शासन प्रणाली की जानकारी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रचना है। आइन विभिन्न विषयों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि के संबंध में विवरणों और आंकड़ों की खान है। इसके बारे में यानी जो आंकड़े हैं उस पे ज़्यादा पर प्रकाश डाला गया है। आइन में हिंदू सभ्यता और हिंदू दर्शन का भी वर्णन है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आइन अकबरी एक प्रकार से अकबर के शासन के विभिन्न अंगों का विस्तृत ब्यौरा है। मुंतखाब उत तवारीख, इस ग्रंथ का लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी है। इस ग्रंथ के भी 3 भाग हैं। पहले भाग में दिल्ली के सुल्तानों, बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में 1595 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल का उल्लेख है। तीसरे भाग में मुसलमानों और संतों का विवरण है। अकबर के आदेशानुसार बदायूनी ने महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत और रामायण का भी उसका भी फारसी में अनुवाद किया था। हालांकि बदायूनी एक कट्टर रूढ़िवादी मुसलमान था। वह धर्मांधता तथा संकीर्णता से ग्रस्त था। उससे अकबर के जो धार्मिक सहिष्णुता के जो विचार हैं वो अच्छे नहीं लगते थे। उसे अकबर की जो इस धार्मिक नीति थी उसकी भी उसने आलोचना की है और उसके बारे में उसने इसका उल्लेख किया है। बदायूनी ने अपने इस ग्रंथ को एक राजनीतिक इतिहास के रूप में लिखा है। इसमें युद्धों व विद्रोहों का भी विस्तृत वर्णन है। प्रशासनिक व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। अकबर के समय की घटनाओं तथा अकालों की भी जानकारी मिलती है। अकबर की धार्मिक नीति के विकास से संबंधित प्रत्येक घटना का विवरण और जो इबादत खाना था उसमें हुए वाद विवादों का उल्लेख भी उसने किया है। बदायूनी ने अकबर पर यह आरोप भी लगाया कि वह व्यक्तिगत रूप से इस्लाम की जड़ें खोद रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इस ग्रंथ की कुछ कमियां भी हैं। इसमें कई तिथियां गलत दी गई हैं, जिससे इसका घटनाक्रम दोषपूर्ण हो जाता है। फिर भी ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। तबकाते अकबरी, इस ग्रंथ का लेखक निजामुद्दीन अहमद है। तबकाते अकबरी में 988 ईस्वी से लेकर 1594 ईस्वी तक का भारत का इतिहास उपलब्ध है। इसमें न केवल बाबर, हुमायूं और अकबर का विवरण है, बल्कि देश के प्रांतीय मुसलमान राज्यों का भी वर्णन इसमें है। निजामुद्दीन की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी रही कि उसने धार्मिक कट्टरपन तथा पक्षपात का सहारा नहीं लिया है। इस दृष्टि से उसकी रचना अबुल फजल तथा बदायूनी से अधिक निष्पक्ष कही जा सकती है। तुजुक ए जहांगीरी, इसे जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसका लेखक स्वयं जहांगीर था। ये जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर के शासन के प्रारंभिक 12 वर्षों के संस्करण उसने स्वयं लिखे हैं और 18वें वर्ष तक का हाल मोतमिद खां की सहायता से लिखा गया है और उसके बाद का हाल जो मोतमिद खान ने अन्य घटनाओं के आधार स्रोतों के आधार पर लिखा है। इस ग्रंथ में जहांगीर के अभियानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। सभी अभियानों के लिए की गई तैयारियां, उसके मुख्य सेनापतियों
और अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्तियाँ, सेनाओं का पलायन, अभियानों की घटनाओं एवं कठिनाइयों तथा शत्रु पक्ष की गतिविधियों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में किया गया है। मासिर ए जहांगीरी, इस ग्रंथ का लेखक कामगार खां था। इसमें कुछ सामग्री वो तुजु के जहांगीरी से भी ली गई है। इसमें मुख्य रूप से शाहजहाँ के विद्रोह तथा उसके राज्याभिषेक से पूर्व के घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार ये अपने इस वीडियो में ये 12 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद भी करना है और आपको होम असाइनमेंट के लिए 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अकबरनामा पर टिप्पणी लिखिए और दूसरा है मुगल कालीन इतिहास के 5 साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। वीडियो देखने के साथ साथ आपको जो PDF भेजे जाते हैं उनका भी आप अध्ययन करें ताकि समय का आप सदुपयोग कर सकें और आपके परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।